बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज एनबी न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। नाज़रीन, मार्शल लॉ, एमरजेंसी या इंतखाबात, आखिर हम पाकिस्तान को किस तरफ लेकर जा रहे हैं? यानी पाकिस्तान नए साल के पहले ही दिन हमें किस तरह की खबरें सुनने को मिल रही हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे कि इलेक्शन कमीशन आखिर क्या चाह रहा है। यानी इलेक्शन कमीशन ने उन तमाम पीटीआई के उम्मीदवारों के दस्तावेजात जो मुस्तरद शुदा हैं उनकी तफसीलात तलब कर लिए आरओ से। अब उन पर क्या फैसला होगा उस पर भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे कि जमहूरियत का हशर हमने क्या किया है और पाकिस्तान में इस वक्त जमहूरियत कहां खड़ी है। और इसके अलावा हम बात करेंगे मौलाना फजल रहमान पर होने वाले हमले के हवाले से भी। और फिर हम बात करेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने जो पीटीआई के अकलियती उम्मीदवार थे उनके कागजात नामजदगी की छानबीन से इनकार कर दिया है। अब ये रिजर्व सीट्स पर थे और इनके कागजात नामजदगी जमा होने थे और इलेक्शन कमीशन ने वो कागजात नामजदगी जमा नहीं किए हैं। तो ये इन उमूर पर हम आज तबादला ख्याल करेंगे। इसलिए आपसे इल्तमास है कि अगर आपको मेरा वीलॉग अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि बर वक्त आप तक मेरे वीलॉग्स पहुंचते रहें। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मौलाना फजल रहमान के हवाले से कि मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से जो थ्रेट अलर्ट्स थे वो 2 दिन पहले ही जारी हुए थे। वजारत दाखिला ने थ्रेट अलर्ट्स जारी करते हुए मौलाना फजल रहमान साहब को आगाह किया था कि वो अपनी नकलो हरकत को महदूद कर लें। लेकिन मसला ये है कि इस वक्त जब इंतखाबात का शेड्यूल जारी हो चुका है, कागजात नामजदगी की छानबीन का मरहला भी मुकम्मल हो चुका है और अब उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्तें लगने जा रही हैं। लेकिन ऐसी सूरत हाल में अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इंतखाबात या इंतखाबी मुहिम नहीं चलाती या इंतखाबी मुहिम में हिस्सा नहीं लेती या फिर आवाम से किसी भी किस्म का कोई भी राब्ता नहीं करती, तो फिर आप बताएं कि ऐसे इंतखाबात की शफाफियत, ऐसे इंतखाबात की गैर जानिबदार होने पर कितने सवाल उठते हैं। तो इस वक्त सवाल यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में अवामी नेशनल पार्टी और JUIF अपनी इंतखाबी मुहिम चलाएं तो किस तरह चलाएं, क्योंकि इनको मुतवातिर जो है वो धमकियां मिल रही हैं, थ्रेट अलर्ट्स जारी हो रहे हैं और इनकी जिंदगियों को खतरा है। इस वक्त तक मौलाना फजल रहमान साहब पर मजमूई तौर पर यह 6ठा हमला था जिसके लिए कहा जा रहा है कि मौलाना फजल रहमान पे हमला हुआ। अब ये हमला हुआ था डेरा इस्माइल खान के मेरे ख्याल में कोई यार्क इंटरचेंज के पास कोई पेट्रोल पंप है वहां पे हुआ। अब पहले तो ये खबर आई कि जी उन पर हमला हुआ और जो है वो उन पर फायरिंग हुई है, लेकिन बाद में फिर इत्तला मिली कि जिस गाड़ी पर फायरिंग हुई है उस गाड़ी में मौलाना फजल रहमान साहब थे ही नहीं, क्योंकि मौलाना फजल रहमान को अपने बेटे के वलीमे में जाना था। अब वो पूरे काफिले की सूरत में जा रहे थे, लेकिन फिर बाद में ये इत्तलात मिली पुलिस हुकाम की तरफ से कि मौलाना फजल रहमान अपने घर पर ही थे और वो ऐसे किसी काफिले में शरीक नहीं थे। ताहम इस वक्त उनकी जिंदगी महफूज है। लेकिन अगर जिंदगी महफूज है तो आखिर कब तक है? ये इस तरह मामला किस तरह चलेंगे? आखिर हम ऐसी सूरत हाल में जो इंतखाबात होने जा रहे हैं, क्या उन इंतखाबात को हम महफूज कहेंगे? क्या हम ये फिर कॉन्सेप्ट ले सकते हैं कि आइंदा आम इंतखाबात पुरअमन नहीं होंगे? जिस तरह जो है वो एस्ट्रोलॉजर्स की जो प्रेडिक्शन थी उस पर जो मैंने आपको कहा था उसमें ये वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि आइंदा आम इंतखाबात पुरअमन नहीं होंगे, कोई भी बड़ा मिसहैप हो सकता है, कोई भी बड़ी अनहोनी हो सकती है। तो बहरहाल अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबकी जिंदगी अपनी पनाह में रखे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे मुल्क के दुश्मनों को, दहशतगर्दों को वासिले जहन्नुम करे, ताकि हम जो एक पुरअमन शहरी हैं और उनकी जिंदगियां महफूज रह सकें। हमारी इबादत गाहें, हमारे सियासी जलसे, इजलास, कार्नर मीटिंग्स या इंतखाबात के हवाले से जो भी सरगर्मियां होंगी वो तकरीबन महफूज रहें तो बेहतर है। बहरहाल अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। नाज़रीन, आपको पता है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिफ मुनीर साहब ने एक सख्त कदम लेने का फैसला किया है, वो है सोशल मीडिया से मुतालिक। आप देख रहे होंगे कि पीटीआई मुतवातिर एक पिछले तकरीबन 1.5-2 साल से उसने तबाही मचाई हुई है। पीटीआई की जो सोशल मीडिया विंग है उन्होंने फेक न्यूज के हवाले से एक तूफान बर्पा कर रखा है, एक तूफान बदतमीजी बर्पा कर रखा है। बहुत माजरत के साथ पहले मैं आपको बता दूं कि मौलाना फजल रहमान पर जब हमला हुआ तो उस हमले के दौरान पीटीआई के रहनुमाओं और पीटीआई के जो अहम तरीन सरकर्दा रहनुमा थे उनकी तरफ से ये ट्वीट्स किए गए। उन ट्वीट्स में क्या कहा गया था वो आपकी स्क्रीन पर जरा मुलाहिजा कर लें कि उसमें कहा गया कि बच क्यों गया ये,
यानी ऐसा लग रहा था कि जैसे मौलाना फजलुर रहमान पर जो मुतवक्का तौर पर या जो एक नाकाम हमला हुआ वो पीटीआई ने ही करवाया था। ऐसा महसूस हो रहा है कि वो बच क्यों गया, नहीं बचना चाहिए था उनको। तो बहरहाल ये पीटीआई की सोच हमेशा से ऐसी रही है और पीटीआई ने सोशल मीडिया का जितना गलत इस्तेमाल किया है उसकी वजह से अब पाकिस्तान के आम आदमी के लिए या सियासी समझ बूझ रखने वाले आदमी के लिए या फिर मीडिया से लिंक्ड जो लोग हैं उनके लिए इस वक्त सोशल मीडिया एक खतरनाक तरीन एक वेपन बन गया है, यानी इनके खिलाफ, क्योंकि हमें भटकाया जाता है सोशल मीडिया पर, फेक न्यूज के जरिए हमें भटकाया जाता है, फेक डॉक्यूमेंट्स के हवाले से हमें भटकाया जाता है और ऐसी इंफॉर्मेशन, फेक इंफॉर्मेशन पास की जाती है कि इनिशियली जिसको देखकर हम हिल जाते हैं। तो बहरहाल अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने फैसला किया है कि जो सोशल मीडिया पर जिस तरह की मुल्क दुश्मन मुहिम होगी उसका सत्यानाश, उसका खात्मा कर दिया जाएगा। तो अल्लाह करे कि ऐसा हो कि जो अनासिर फेक इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं उनके खिलाफ सख्त और बड़ी कार्रवाई हो और ऐसी कार्रवाई हो कि पाकिस्तान से इस फेक न्यूज का खात्मा मुमकिन हो सके और अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो यकीन मानिए ये जो फेक न्यूज का जो ट्रेंड चल पड़ा है ये आइंदा आम इंतखाबात में बड़ी तबाही मचा देगा। तो इसके अलावा नाज़रीन हम बात करते हैं जो हमारा अहम तरीन मुद्दा है उसके हवाले से। अब अहम तरीन मुद्दे पर आने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो अपना इलेक्शन कमीशन की तरफ से जितने भी आरोज हैं उन तमाम आरोज से पीटीआई के तमाम उम्मीदवारों के जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं उनकी तफसीलात तलब कर ली हैं। एक प्रोफार्मा भी उन्होंने उस लेटर में जारी किया है, उसमें कहा गया है कि हल्का कौन सा था, नाम क्या था और जो जिस बुनियाद पर उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं वो वजह क्या थी। तो इस तरह पूरा प्रोफार्मा है, वो प्रोफार्मा आरोज को जारी कर दिया गया है और आरोज से पीटीआई के तमाम उन जो है वो उम्मीदवारों की तफसीलात तलब की गई हैं जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं। अब जाहिर है कि वो अपील में जाएंगे तो ऐसी सूरत हाल में मेरे ख्याल में शायद इलेक्शन कमीशन ने कुछ सोचा है या कोई बड़ा फैसला होने जा रहा है या फिर जो अदालतों में मामला जाएगा तो उसके हवाले से पीटीआई जो है वो अपना इलेक्शन कमीशन मालूमात रखना चाह रही है कि किसी भी फोरम पे अगर उनसे कोई जवाब तलबी हो तो उनके पास कंप्लीट डेटा होना चाहिए। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने एक और भोंडी हरकत की कि गुज़िश्ता रोज जो अक़लियती उम्मीदवार थे यानी उनके जो लालचंद मली और शनीला है या हाँ शनीला मोहतरमा, उनके जो मखसूस अक़लियती निशस्तों कागजात जमा करवाने थे और उनकी स्क्रूटनी के लिए गए वो आरओ के पास। अब उन आरओ का जो नाम है वो है जी फरीदुल्लाह आफरीदी साहब। तो उन्होंने कागजात की छानबीन से इनकार कर दिया, कहा कि ये फैसला अभी तक नहीं आया, मामला हाई कोर्ट में है, मामला लटका हुआ है, आप जो है वो पार्टी बेसिस पर इंतखाबात आप नहीं लड़ सकते और जो है वो पार्टी ही जब रजिस्टर्ड नहीं है तो उनकी मखसूस निशस्तें कैसे हो सकती हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जब मामला एक हाई कोर्ट में है, इलेक्शन कमीशन की भी जो है वो अपील नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी गई है, तो कम से कम सुप्रीम अपना हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट का ये फैसला मौजूद है। तो बहरहाल आरओ साहब ने उनके कागजात नामजदगी की छानबीन किए बगैर ही उन्हें भगा दिया। यानी इससे आप अंदाजा लगा लें कि जो रिटर्निंग ऑफिसरान मुकर्रर किए गए हैं उनके जहन में ये अच्छे तरीके से बिठा दिया गया है कि पीटीआई इनलिस्टेड नहीं है, पीटीआई उन जमातों में नहीं है जो आइंदा आम इंतखाबात में हिस्सा लेंगी, जिनके पास एक प्रॉपर इंतखाबी निशान होगा और उस इंतखाबी निशान के तहत वो जमातें हिस्सा लेंगी। क्योंकि नाज़रीन, आइंदा आम इंतखाबात में जो रिजर्व सीट्स होंगी वो रिजर्व सीट्स बहुत अहम काम करेंगी। वो रिजर्व सीट्स वजीर आजम के इंतखाब में काम आएंगी, वो रिजर्व सीट्स काम आएंगी सदर के इंतखाब के लिए, अपना स्पीकर के इंतखाब के लिए। तो इस तरह जो सूबों में फिर वज़राए आला के इंतखाब के लिए, इस तरह ये जो एक सिलसिला चलता है, ये रिजर्व सीट्स जो है यूं समझ लें गेम चेंजर होती हैं। तो इसलिए रिजर्व सीट्स का खात्मा किया गया है। पीटीआई के लिए पीटीआई का नाम सियासी जमातों की लिस्ट से निकाल दिया गया है ताकि पीटीआई के पास कोई भी रिजर्व सीट ना हो और वो किसी भी मतलब ऐसी पोजीशन पे ना आए
कि उन्हें जो है वो एक अच्छी पोजीशन मिल सके। तो बहरहाल अब मामला अदालतों में, अदालतें देखते हैं कि क्या करती हैं, क्योंकि अदालतें महाअज़ाराई की तरफ बढ़ रही हैं मुक्तदरा के साथ, और मुक्तदरा पीटीआई को, यानी जो उनका अपना फैलाया हुआ गंद है उसको साफ करने में लगी हुई है, और अदलिया है वो उन्हें बचाने में लगी हुई है। अब देखते हैं कि ये जंग कहां तक पहुंचती है। नाज़रीन, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि जो है वो नया साल हमें क्या दिखा रहा है, मार्शल लॉ, इमरजेंसी, या फिर इंतखाबात का होना यकीनी है। मेरे ख्याल में मैं किसी मुबस्सिर का एक तज्जिया सुन रहा था, तज्जिया निगार का कोई तज्जिया सुन रहा था, वो उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे और ये पत्थर पे लकीर है, तो इसी तरह मुक्तदरा ने भी ये ठान ली है कि इंतखाबात तो होंगे लेकिन ये इंतखाबात नहीं होंगे और ये पत्थर पे लकीर है। तो इसलिए आने वाले चंद दिनों में या एक डेढ़ हफ्ते में ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है कि जिससे पाकिस्तान में कोई बड़ा कदम उठाया जा सके। इशारतन आपने पिछले दिनों, मैंने इससे पिछले वाले व्लॉग में मैंने आपको बताया था सोहेल वड़ाइच साहब के कॉलम की आखिरी जो 2 लाइनें थी। सोहेल वड़ाइच साहब पाकिस्तान की सहाफत का एक बहुत बड़ा नाम है, और उनका कॉलम जो तमसील में लिखा गया था उसमें 2 किरदार आपस में मुखातिब हैं, और उन 2 किरदारों में एक काजी साहब हैं यानी सुप्रीम कोर्ट है, और एक रियासत अली खान है यानी मुक्तदरा या एस्टेब्लिशमेंट है। तो वो आपस में बात कर रहे हैं। तो जो अपना काजी साहब है वो कह रहा है कि जी पाकिस्तान में आइन के मुताबिक चलना चाहिए, पाकिस्तान में आइन के मुताबिक काम करना चाहिए, और अदलिया आइन की बुक के अंदर रहते हुए आगे बढ़ेगी। लेकिन रियासत अली खान कहते हैं कि जी आप हमें वो कुछ करने पर मजबूर न करें जो हम नहीं करना चाहते। तो बहरहाल ऐसी सूरत हाल में ये भी अफवाहें गश्त कर रही हैं कि मुमकिन है कि आने वाले चंद 2 हफ्तों के अंदर या तकरीबन 2 हफ्तों तक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है कि पाकिस्तान में कुछ ऐसा हो जाए, जो ऐसी कोई अनहोनी हो जाए जिसकी वजह से इंतखाबात एक तवील अरसे के लिए पीछे चले जाएं। नाज़रीन, जिस तरह पिछला साल जो गुजर गया है उस पिछले साल ने जो तबाही हमने देखी, जिस तरह हमने देखा कि इमरान खान ने पार्लियामान की जिस तरह तौहीन की, जिस तरह हमने देखा कि 2 असेंबलियों को बगैर किसी वजह के गैर आईनी तरीके से तोड़ दिया गया, और फिर हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने यानी बंदियाली अदालत ने किस तरह आर्टिकल 62-63 को रीराइट किया। हमने देखा कि किस तरह हम पे निगरान मुसल्लत किए गए, और हमने देखा कि जो निगरान सिर्फ 90 दिनों के लिए होते हैं वो पिछले कई माह से हम पर मुसल्लत हैं। और फिर हमने देखा कि असेंबली इंतखाबात की ताखीर की वजह से असेंबली अपनी मुद्दत पूरी न कर सकी और 2 दिन पहले तोड़ दी गई। जिस तरह आपने देखा कि डिजिटल मरदमशुमारी की मंजूरी देकर और फिर हल्का बंदी के नाम पर इंतखाबात को ताखिर में डाला गया। इसी तरह नाजरीन अगर हम देखें तो फिर जो उस 1.5 साल के लिए हुकूमत बनी थी उसकी जो काबीना थी वो काबीना खुद जमहूरियत पर वार थी। इतनी बड़ी काबीना कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, यानी हर पार्टी को इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा रखने के लिए उन्हें वजारतें दी गई, चाहे उनको काम करना हो या ना करना हो, लेकिन उन्हें प्रोटोकॉल की जरूरत थी, उन्हें झंडे वाली गाड़ी की जरूरत थी। हमने देखा कि पिछले दौर इक़्तिदार में अवाम पर किस तरह बिजली के बम फोड़े गए, किस तरह गैस के बम फोड़े गए, किस तरह पेट्रोल बम फोड़े गए, किस तरह डॉलर की प्राइस जो है वो पाकिस्तानी रुपए को लताड़ती रही, और किस तरह पाकिस्तान में जमहूरी रिवायात पामाल होती रहीं। नाज़रीन, इस वक्त अगर हम देखें तो जो अपना वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स है उसमें अगर हम देखें तो पाकिस्तान एक कमजोर तरीन जमहूरियत है। पाकिस्तान एक कमजोर तरीन जमहूरियत है, यानी पाकिस्तान इस वक्त 167 ममालिक में 104 यानी 104 नंबर पर है, यानी 104 नंबर पर मौजूद है। ये इंतहाई अफसोसनाक और शर्म की बात है। अब रूल ऑफ लॉ के हवाले से उस इंडेक्स में जो दिया गया है पाकिस्तान 167 में 130 नंबर पर है। इसके अलावा अगर हम देखें तो आज़ादी सहाफत के हवाले से पाकिस्तान 167 में 157 नंबर पर है, और ये इंतहाई अफसोसनाक है। आज जो जमहूरियत की बातें कर रहे हैं, आज जो स्टेट्समैन बन के आ रहे हैं, आज जो है वो डील के तहत जो है वो पहले से ही वजीर आजम सिलेक्ट होके आ रहे हैं, अब फॉर्मेलिटी का इलेक्ट होना जरूरी रह गया है। तो अगर हम उनके अपने दौर इक़्तिदार की कहानी खोलें तो आपको हैरान होगी कि नवाज शरीफ साहब जब वजीर आजम थे
तो तकरीबन 8 माह तक कौमी असेंबली में नहीं आते थे और फिर सेनेट में एक साल तक नहीं जाते थे। तो फिर होता हुआ ये कि रजा रब्बानी की एक तरमीम की जो असेंबली के बायलॉज थे उनमें तरमीम की गई कि वजीर आजम को कम से कम एक बार तो सेनेट में लाया जाए। तो फिर वजीर आजम साहब एक बार सेनेट में गए थे। इसके अलावा नवाज शरीफ ने 120 गैर मुल्की दौरे किए और फिर इसके अलावा इन दौरों के दौरान और जो दीगर मामला उसमें तकरीबन 400 दिन नवाज शरीफ पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे जब वो इक्तदार में थे। 400 दिन, 1.25 साल बनता है। इसके अलावा काबीना का इजलास 6 माह तक नहीं बुलाया जाता था और फिर 84 कमेटियां बना दी गई थी जो मामूली काम करने के लिए भी कमेटी बना दी जाती थी। तो ये तो है हमारा जमहूरी रवैया। तो अगर हम जमहूरियत की हिफाजत नहीं कर सकते, अगर हम जमहूरी रिवायात की पासदारी नहीं कर सकते, तो फिर हमारे मुल्क में यकीनन जमहूरियत मुस्तहकम नहीं होगी। तो फिर यही होगा कि 167 में हम 104 नंबर पर होंगे, 167 में से हम 4 नंबर पे होंगे और ये कोई गैर मामूली बात नहीं है। ये हमारे रवैये हैं जिन्होंने पाकिस्तान में, ये हमारी सियासी जमातों के रवैये हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान में जमहूरियत को बहुत कमजोर किया है। तो इसलिए इस वक्त जो र्यूमर्स हैं वो ये हैं कि मुक्तदरा नहीं चाहती इलेक्शन हो, मुक्तदरा केयरटेकर सेटअप को एक लंबे अरसे तक ले जाना चाहती है। जिस तरह याद है कि पिछले मैं मुसलसल 2 इलाक्स कर चुका हूं, उसमें आपको बता चुका हूं कि मुक्तदरा नवंबर में इंतखाबात की ख्वाहा है। वो किसी भी सूरत में इंतखाबात को नवंबर तक ले जाना चाहती है। अब देखते हैं कि इसके लिए कौन सा रास्ता अख्तियार किया जाता है, मार्शल लॉ लगाया जाता है, इमरजेंसी नाफिज कर दी जाती है, या कौन सा रास्ता अख्तियार किया जाता है जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान में इंतखाबात नवंबर तक इल्तवा का शिकार हो सकें। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।